नमस्कार बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 7 हिंदी मीडियम, विषय है सामाजिक विज्ञान। उसमें से दूसरा पाठ है भारत की जलवायु और प्राकृतिक संसाधन। तो आइए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। भारत विस्तार की दृष्टि से बहुत ही विशाल देश है कि हमारा जो ये भारत देश है वो विस्तार की दृष्टि से बहुत ही विशाल यानी कि बड़ा देश है। प्रकृति संबंधी अनेक असमानता के कारण उसकी जलवायु संबंधी अनेक विषयों में भिन्नता दिखाई देती है कि हमारे यहाँ प्रकृति के संबंधी अनेक असमानताएं हैं, तो उसके कारण जलवायु संबंधी अनेक विषयों में यहाँ पर भिन्नता दिखाई देती है। वातावरण के लंबे समय की स्थिति को जलवायु कहते हैं। जमीन की ऊंचाई, पर्वतों का स्थान और ढलान, समुद्र से दूरी, समुद्र के प्रवाह और जंगल ये मौसम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं कि हमारा जो ये मौसम है उसमें जमीन की ऊंचाई, पर्वतों का जो स्थान है, उनकी जो ढलान है, तो समुद्र से दूरी, समुद्र के प्रवाह और जंगल ये सब हमारे मौसम के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। भारत का भौगोलिक स्थान उत्तरी गोलार्ध में 8 अंश से 37 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। देश के मध्य से कर्कवृत्त गुजरता है कि देश के मध्य भाग से क्या गुजरता है, जो कर्कवृत्त की रेखा है वह गुजरता है। इस कारण उत्तर भारत में ठंडी और मध्य भारत में गर्मी रहती है कि यहाँ पर देश के मध्य से कर्कवृत्त गुजरता है, तो इसके कारण उत्तर भाग में ठंडी रहती है और मध्य भाग में गर्मी रहती है। देश के कुछ स्थल समुद्री किनारे से लगभग 1500 किमी से भी दूर स्थित है कि जो देश के कुछ स्थल है समुद्र किनारे से लगभग 1500 किमी से भी दूर आए हुए हैं। इस कारण यहाँ ठंडी में अत्यधिक ठंडी और गर्मी में अत्यधिक गर्मी पड़ती है कि इसके कारण क्या होता है कि ठंडी में ज़्यादा ठंडी और गर्मी में ज़्यादा गर्मी पड़ती है। परंतु जो स्थल ऊंचाई पर स्थित है वहाँ का वातावरण ठंडा रहता है। उदाहरण के तौर पर श्रीनगर और मनाली, तो ये श्रीनगर और मनाली जो है ये ऊंचाई के स्तर पर है, तो यहाँ पर वातावरण ज़्यादातर कैसा रहता है, ठंडा रहता है। यहाँ पर नक्शा दिया है भारत का, तो इसमें तापमान और हवाएं की जानकारी है और यहाँ जनवरी में तापमान और हवा कैसी है इसका नक्शा दिया है और जुलाई में यहाँ पर कैसा तापमान रहता है उसका भी नक्शा दिया है। तो ये जनवरी का है कि जनवरी में कैसा वातावरण रहता है और जुलाई में कैसा। तो यहाँ पर दो, एक ठंडा और एक गर्म, जो इस तरह से दोनों नक्शे दिए हैं, तो इसका अभ्यास करना है। भारत में मौसमी हवाओं के कारण वर्षा होती है कि भारत में वर्षा किस कारण होती है कि मौसमी हवाएं जो आती है उसके कारण वर्षा होती है। ये हवाएं 12 महीने एक समान और एक दिशा से नहीं बहती, इसलिए सभी जगह एक समान वर्षा नहीं होती। ये जो हवाएं हैं वो हमारे यहाँ 12 महीने है, तो 12 महीने ये जो हवाएं हैं वो एक ही दिशा से नहीं बहती है, इसीलिए सभी जगह पर वर्षा भी कैसी होती है, एक समान से नहीं, पर कहीं पर ज़्यादा तो कहीं पर कम होती है। मेघालय, असम में अत्यधिक वर्षा होती है। मेघालय और असम में ज़्यादातर बारिश होती है, जबकि राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेशों में कम वर्षा होती है कि मेघालय, असम में ज़्यादा वर्षा होती है और राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है वहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है। दक्षिण भारत के तीनों तरफ समुद्र है। इसके किनारे के आसपास ठंडी और गर्मी कम पड़ती है। यहाँ का वातावरण सम है। हिमालय और पूर्व की गिरी श्रृंखलाएं नमी युक्त हवाओं को रोकती है। इस कारण मेघालय और असम में अधिक वर्षा होती है।
मौसम के अनुसार बदलती हवाएं भारत के ऋतु चक्र की खास विशेषता है कि मौसम के अनुसार बदलती हुई जो हवाएं हैं तो भारत के ऋतु चक्र की इसके कारण खास विशेषताएं हैं। भारत में तीनों ऋतुओं का अनुभव होता है कि हमारे भारत में कौन कौन सी तीन ऋतुएं हैं तो एक ठंडी की ऋतु है और गर्मी की और वर्षा की। अभी वर्षा की ऋतु चल रही है तो इस तरह से हमारे यहाँ ठंडी, गर्मी और वर्षा तीन ऋतुएं हैं। तो इसमें ऋतु चक्र का खास विशेषताएं होती है। अब हम यहाँ पर पहले ठंडी की जो ऋतु है उसके बारे में देखते हैं कि भारत में दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन तीनों महीने के समयांतराल में ठंडी की ऋतु का अनुभव होता है कि हमारे यहाँ पर ठंडी की ऋतु कब होती है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन तीनों महीने के समयांतराल में ठंडी की ऋतु का अनुभव हमें होता है। सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण तापमान नीचे जाता है कि इन तीनों महीनों में क्या होता है कि सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी होती है, इसके कारण तापमान नीचे जाता है। उत्तर और वायव्य भारत में शिमला और दार्जिलिंग जैसे प्रदेशों में अत्यधिक ठंडी पड़ती है। कई बार तापमान 5 अंश से भी नीचे चल जाता है और वहाँ आए दिन हिमवर्षा भी होती है। दक्षिण भारत विषुववृत्त से नज़दीक है, इस कारण अधिक ठंडी नहीं पड़ती है। अब हम देखते हैं गर्मी के बारे में। भारत में मार्च से मई महीने तक के समयांतराल में गर्मी की ऋतु का अनुभव होता है। हमारे यहाँ मार्च महीने से गर्मी की ऋतु शुरू होती है। कर्क वृत्त के आसपास के स्थलों पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। ये ऐसा किस कारण होता है कि कर्क वृत्त जो है उसके स्थलों पर सूर्य की जो किरणें हैं वो कैसी पड़ती है, सीधी पड़ती है। इस कारण तापमान कैसा रहता है, वहाँ का ऊंचा रहता है। मध्य और वायव्य भारत में अप्रैल से जून महीने में कई जगहों का तापमान 45 से 50 अंश के बीच रहता है। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेशों में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। अब देखते हैं बरसात की ऋतु की। बरसात भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ऋतु है कि हमारी सबसे महत्वपूर्ण ऋतु कौन सी है तो बरसात यानी कि वर्षा की जो ऋतु है वो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऋतु है। जून से सितंबर महीने के समयांतराल में बरसात की ऋतु का अनुभव होता है। भारत की लगभग 80% वर्षा इसी ऋतु में होती है। अरब सागर से आने वाली हवाएं केरल के मलबार किनारे से प्रवेश करती है कि अरब सागर से जो हवाएं आती है वो मलबार के किनारे से प्रवेश करती है और हमारे यहाँ वर्षा का आगमन होता है। वहाँ 300 सेमी से भी अधिक वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी से बहने वाली हवाएं असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल आदि पूर्वी भारत के राज्यों में वर्षा लाती है। वापस आई हुई ये मौसमी हवाएं अक्टूबर-नवंबर के महीने में पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड में वर्षा लाती है कि ये जो हवाएं हैं वो असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल आदि पूर्व भारत के राज्यों में वर्षा लाती है। और वापस आती हुई ये जो मौसमी हवाएं हैं वो अक्टूबर-नवंबर के महीने में कहाँ पर पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड में वर्षा लाती है। यहाँ पर ये जो नक्शा दिया है तो यहाँ पर पूरे साल में कहाँ पर वर्षा होती है उसके बारे में ये नक्शा दिया है कि वर्षा कहाँ पर किस तरह से आती है और कौन से पवन ये वर्षा लाने में हमारे यहाँ मददरूप होते हैं। आगे देखते हैं कि जलवायु का मानवीय जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव। ये जो जलवायु है तो इसका प्रभाव हमारे मानव जीवन पर किस तरह से पड़ता है उसके बारे में देखेंगे। जलवायु का मनुष्य के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये जो जलवायु है तो इसका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर बड़ा ही पड़ता है। लोगों का भोजन, रहन सहन, स्वभाव आदि पर जलवायु का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो लोगों के भोजन में, उनके रहन सहन में और
ज़्यादातर लोगों के स्वभाव आदि में भी ये जो जलवायु का प्रभाव है वो दिखाई देता है। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पानी की कमी होने के कारण पानी का संग्रह करने के लिए मकान छत वाले होते हैं। कि राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें पानी की कमी है, क्योंकि वहाँ पर वर्षा सबसे कम होती है। तो उसके कारण क्या है कि वहाँ के जो लोग हैं तो उन्होंने अपने मकान कैसे बनवाए हैं, छत वाले बनाए हैं, ताकि वो वहाँ पर पानी का संग्रह कर सके। भारत के उत्तरी राज्यों में ठंडी से बचने के लिए ऊनी वस्त्रों का उपयोग होता है, और भारत के उत्तर राज्यों में ठंडी से बचने के लिए क्या करते हैं कि वहाँ पर ऊनी वस्त्रों का उपयोग होता है। दक्षिणी राज्यों में गर्मी से बचने के लिए लोग सूती कपड़ों के वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, और यहाँ पर दक्षिणी राज्य में ज़्यादातर गर्मी होती है, तो गर्मी से बचने के लिए लोग सूती कपड़े पहनते हैं। जबकि मरुस्थलीय क्षेत्र के लोग सतत गर्मी से बचने तथा उड़ती हुई धूल झड़ जाए इस प्रकार के सूती कपड़े से बने ढीले वस्त्र पहनते हैं। कि यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र में लोग वहाँ पर हमेशा गर्मी रहती है, तो इनसे बचने के लिए, और वहाँ पर हमेशा धूल उड़ती रहती है, तो इसके कारण वहाँ के जो लोग हैं वह सूती कपड़े से बने ढीले वस्त्र पहनते हैं, और उनके ऊपर हमेशा उड़ती हुई धूल चिपक न जाए और वह झड़ जाए, इसलिए वो लोग भी इस प्रकार के सूती कपड़े से बने ढीले वस्त्र पहनते हैं। सिर में रेती न भर जाए इसलिए सिर पर कपड़े का टुकड़ा यानी कि रुमाल बांधकर रखते हैं, और उनके सिर में ये जो धूल उड़ती है वो न जाए इसलिए वो अपने सिर पर भी रुमाल का टुकड़ा बांधकर रखते हैं। भारत में जलवायु की विविधता होने से गुजराती व्यापार, पंजाबी सैन्य प्रवृत्ति और उत्तर भारत के लोग खेती का व्यवसाय करते हैं। मरुस्थलीय प्रदेशों में विचरण करने वाली जाति के लोग पशुपालन के लिए भिन्न भिन्न जगहों पर घूमते रहते हैं। कि मरुस्थलीय प्रदेश में जो लोग हैं वो पशुपालन करते हैं, तो उनके पशुपालन के लिए वो विविध तरह की अलग अलग तरह की जगह पर घूमते रहते हैं। गुजरात के समुद्री किनारों वाले विस्तार में गेहूं, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल में चावल और मछली का उपयोग अधिक होता है। कि गुजरात के समुद्री किनारों वाले विस्तार में ज़्यादातर गेहूं, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल में चावल और मछली का उपयोग अधिक होता है। अब देखते हैं संसाधन का अर्थ क्या होता है। कि यहाँ निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो भी उपाय काम में लिए जाते हैं वह संसाधन होता है। कि संसाधन यानी क्या होता है कि निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो उपाय काम में लिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। मनुष्य द्वारा संग्रहित और विश्वसनीय वस्तुएं या पदार्थ के गुण, क्षमता और कार्य जो मनुष्य की संपत्ति बन जाती है उसे संसाधन कहा जाता है। यहाँ स्वयं मनुष्य द्वारा लाभ उठाने की क्षमता और स्वयं को मुसीबतों से बाहर निकलने की क्षमता का समावेश होता है। इस प्रकार किसी भी वस्तु का मनुष्य की आवश्यकता पूर्ण करने के उद्देश्य से उपयोग करने पर संसाधन बन जाता है। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य के धरती के नीचे छिपे खजाने के बारे में जानकारी नहीं थी। वह उसका उपयोग करना नहीं जानता था, उसके लिए वह संसाधन नहीं था। किंतु आधुनिक मनुष्य के लिए ये पदार्थ बहुत उपयोगी है। ये पदार्थ उनके लाभ तथा उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि का कार्य करते हैं, इसीलिए उनके लिए वह संसाधन है। यानी कि संसाधन यानी कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसी चीज़ें पड़ी है, तो उन चीज़ों को हम अपने लिए क्या करते हैं कि अपनी क्षमता के अनुसार स्वयं को मुसीबतों से बाहर निकालने के लिए इन सब प्रकारों का उपयोग करते हैं, तो वो एक संसाधन बन जाएगा। पर ये बहुत ही समय पहले से हमारे यहाँ पर धरती के नीचे छिपे खजाने थे, तो पहले इन सब के बारे में मनुष्य को पता नहीं था, तो ये सब उनको लिए संसाधन नहीं था। पर अब जब सबको ये पता चल गया है तो इन सब चीज़ों का
हम अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उपयोग में ले रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक ज़रूरी संसाधन बन गया है। तो इस तरह से ये एक संसाधन के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। यहाँ पर हमें एक प्रवृत्ति करनी है और वो क्या करना है कि अलग अलग ऋतु में अपने किसी एक दैनिक कार्य की सूची तैयार कीजिए कि यहाँ पर हमें अलग अलग ऋतु में हमारे जो दैनिक कार्य है उसकी एक सूची तैयार करनी है, यानी कि एक नोंद तैयार करनी है। अब देखते हैं प्राकृतिक संसाधन कि पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से यानी कि अपने आप से जो सर्जित होते हैं, अपने आप से सर्जन पाते हैं और आसानी से मिल जाने वाले और मनुष्य के उपयोग में लिए जाने वाले पदार्थों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इन संसाधनों के 3 प्रकार है, जल संसाधन, खनिज संसाधन और तीसरा है भूमि संसाधन। कि प्रकृति में हमें 3 प्रकार के संसाधन जो है वो अपने आप सर्जित होते हैं और वो इस प्रकार है कि जल संसाधन, खनिज संसाधन और भूमि संसाधन। ये हमें प्रकृति से अपने आप सर्जन पाते हैं और हम उनका उपयोग हम अपने जीवन में करते हैं। तो पहला है जल संसाधन। भारत के जल संसाधन में नदियाँ, झील, सागर का समावेश होता है कि भारत में जल संसाधन यानी कि जल हमें नदियाँ, झील और सागर से मिलते हैं। भारत की नदियों को उनकी उत्पत्ति, स्वरूप और विशेषता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। एक है उत्तर भारत की नदियाँ और दूसरा है दक्षिण भारत की नदियाँ। तो यहाँ पर नदियों को उनकी उत्पत्ति, स्वरूप और विशेषता के आधार पर बांटा है। तो एक है भारत की नदियाँ और उत्तर भारत की और दूसरी है दक्षिण भारत की। तो उत्तर भारत की नदियाँ है सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। ये उत्तर भारत की नदियाँ है। इन नदियों में 12 महीना पानी रहता है कि ये जो नदियाँ है तो इन नदियों में 12 महीने पानी रहता है। गंगा नदी को भगीरथी भी कहते हैं। गंगा नदी ने अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा की रचना की है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जल मार्ग के रूप में उपयोगी है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो जल मार्ग की, यहाँ से जल मार्ग भी बनाया गया है। तो ये जल मार्ग के रूप में उपयोगी है। इसके उपरांत झेलम, चिनाब, रावी, बियास, सतलज जैसी नदियाँ आदि नदियाँ भी बहती है। बिहार में कोसी नदी में प्रतिवर्ष भयंकर बाढ़ आती है कि बिहार में जो कोसी नदी है तो उसमें प्रतिवर्ष यानी कि हर साल भयंकर बाढ़ आती है। वह बिहार के काफ़ी विशाल विस्तारों को नुकसान पहुंचाती है। तो यहाँ पर ये जो नक्शा दिया है तो ये जो नदियाँ है उन सब जहाँ पर भी ये नदियाँ बहती है तो ये सब बताए गए हैं। ये नदियाँ जो बहती है उनके स्थान दिखाए गए हैं कि कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को इस नक्शे को देखकर कौन कौन सी नदियाँ कहाँ से होकर गुजरती है उसका भी अभ्यास करना है। अब देखेंगे दक्षिण भारत की नदियाँ। दक्षिण भारत की नदियाँ, दक्षिण भारत में कौन कौन सी नदियाँ आती है? नर्मदा, तापी, महानदी जैसी नदियाँ मध्य भारत में स्थित पर्वतों की श्रृंखलाओं से बहती है। ये जो नदियाँ है वो मध्य भारत में आई हुई है और पर्वतों की श्रृंखलाओं से यानी कि पर्वतमालाएं जो है वहाँ से बहती है। नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिलती है। नर्मदा और तापी जो है वो पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिल जाती है, जबकि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी से मिलती है। ये सभी नदियाँ असमतल प्रदेशों से होकर बहने के कारण ऊंची नीची ढलान के कारण जलप्रपात रचती है। इस कारण ये नदियाँ जल मार्ग के रूप में उपयोगी नहीं है। ये नदियाँ कैसी है? असमतल प्रदेश है, यानी कि वहाँ जो प्रदेश है वो सीधा नहीं है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा है। तो ये जगह
ये जो नदियाँ हैं वो जल मार्ग के लिए उपयोग में नहीं आ सकती है। सिंचाई और जल विद्युत के लिए इन नदियों के पानी का उपयोग किया जाता है। इन नदियों का पानी कहाँ पर उपयोग में लिया जाता है? तो सिंचाई और जल विद्युत के लिए उपयोग में लिया जाता है। यहाँ पर नदियों के नाम है और यहाँ पर जो योजनाएं बनाई गई है उनके नाम दिए हैं और इनसे किस राज्य को लाभ मिलते हैं वो बताया है। नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी है तो उनके ऊपर नर्मदा योजना बनाई है और उनसे किस राज्य को लाभ मिलता है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। उसके बाद है कृष्णा नदी, तो इसके ऊपर नागार्जुन योजना बनाई है तो इनसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को लाभ मिलता है। तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा योजना और इनसे कर्नाटक राज्य को लाभ मिलता है। कोसी नदी, इस पर कोसी और इनसे बिहार को इसका लाभ मिलता है। महानदी, तो इसके ऊपर हीराकुंड बंध जो है वो बनाया है और उनसे ओडिशा राज्य को उसका लाभ मिलता है। उसके बाद है सतलुज नदी, तो इसके ऊपर भाखरा नांगल डैम बनाया गया है और इसके कारण पंजाब, हरियाणा और राजस्थान इन तीनों राज्यों को इसका लाभ मिलता है। यहाँ पर भारत के जो प्राकृतिक सरोवर है उनके बारे में बताया है, उसके बारे में भी जानते हैं। राज्य है और फिर सरोवर है और इसमें विशेष क्या है उसके बारे में दिया है। तो कश्मीर जो है वो वहाँ पर डल और वुलर सरोवर है और इसकी विशेषता क्या है? उसमें मीठा पानी है। फिर आता है आंध्र प्रदेश, उसमें कोलार, इसमें भी मीठा पानी है। तमिलनाडु, उसमें पुलिकट खारा पानी है। ओडिशा चिलिका और इसमें भी खारा पानी है। राजस्थान में सांभर, इसमें भी खारा पानी है और गुजरात में जो नल सरोवर है उसमें मीठा पानी है। तो इस तरह से हमने यहाँ नदियाँ और उसमें बनाई गई योजनाएं और उनसे लाभ मिलने वाले राज्यों के बारे में भी देखा। अब हम यहाँ पर सरदार सरोवर का जो ये चित्र दिया है, अब यहाँ पर जो कृत्रिम सरोवर है जो बनाए गए हैं उसके बारे में हम जानते हैं कि कौन सा राज्य है, नदी कौन सी है और सरोवर उसमें कौन से हैं। तो हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी है और गोविंद सागर। आंध्र प्रदेश में है कृष्णा नदी और नागार्जुन सागर आया है। तेलंगाना में है मांजरा नदी और निजाम सागर। गुजरात में है नर्मदा नदी और सरदार सरोवर और मध्य प्रदेश में चंबल नदी और गांधी सागर सरोवर आया हुआ है। यहाँ पर नर्मदा नदी योजना के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है, वो भी देखेंगे कि नर्मदा योजना के विषय में ये जानिए। नर्मदा योजना गुजरात की बहुउद्देशीय योजना है। नर्मदा योजना मुख्य नहर योजना की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नहर बनेगी, जिनका समग्र नहर तंत्र 66,000 किमी लंबा होगा। नर्मदा योजना से गुजरात के 821 गांव और 135 शहर नगरों को पीने का पानी मिलेगा। नर्मदा योजना से गुजरात के 14 जिले के 75 तहसील के 3,360 गांवों की सिंचाई का लाभ मिलेगा। तो नर्मदा योजना से इस तरह से लाभ मिलने वाला है, इनकी जानकारी हमने देखी। अब दूसरा जो संसाधन है वो है भारत के खनिज संसाधन। जैविक और अजैविक पदार्थ गर्मी और दबाव के कारण परिवर्तित होकर निश्चित रासायनिक संरचना करते हैं। ऐसे पदार्थों को खनिज कहा जाता है। पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्रों से खनिज पदार्थ शुद्ध रूप में नहीं मिलते, उनमें अशुद्धियाँ होती है, इसलिए उन्हें अयस्क कहा जाता है। जैसे लौह अयस्क का शुद्धिकरण करने के बाद ही विविध खनिज शुद्ध स्वरूप में मिलते हैं। खनिज प्राकृतिक उपहार है। ये खनिज पृथ्वी के अंतराल में हजारों वर्षों की प्रक्रिया के बाद तैयार होते हैं।
ये संसाधन राष्ट्रीय अर्थतंत्र की रीढ़ की हड्डी है। देश के नागरिकों की आर्थिक शक्ति एवं समृद्धि का आधार स्तंभ भी है। तो ये जो खनिज संसाधन है वो हमें कहाँ से मिलते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्रों से ये मिलते हैं और ये शुद्ध स्वरूप में नहीं मिलते हैं, उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है, इसलिए उन्हें अयस्क कहा जाता है। और उसको शुद्ध करने के लिए और उसमें जो अयस्क के स्वरूप में मिलते हैं उनमें लौह अयस्क, तो उसका शुद्धिकरण करने के बाद ही ये खनिज हमें शुद्ध स्वरूप में मिलते हैं। और ये खनिज जो तत्व है वे हमारे प्राकृतिक उपहार के समान है। ये खनिज पृथ्वी के अंतराल में हजारों वर्षों की प्रक्रिया के बाद तैयार होते हैं और ये जो संसाधन है ये राष्ट्रीय अर्थतंत्र की हमारी रीढ़ मानी जाती है, रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। और ये जो है वो देश के नागरिकों की आर्थिक शक्ति एवं समृद्धि का आधार स्तंभ भी है। खनिज को 3 प्रकार में बांटा जाता है। एक है धातुमय खनिज, तो वो है लौह अयस्क, तांबा, सोना, जस्ता, कलई, निकल, पारा, प्लेटिनम आदि। फिर अधातुमय खनिज, इसे धातु नहीं कहा जाता, हीरा, माणिक, चूने के पत्थर, चीनी मिट्टी, डोलोमाइट, बॉक्साइट, फ्लोरोस्पार। और तीसरा है संचालन शक्ति के खनिज, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम आदि। तो इन खनिजों को 3 प्रकार में बांटा गया है। अब हम देखते हैं खनिजों के प्राप्ति स्थान। ये सब खनिज हमें कहाँ से मिलते हैं, किन राज्यों से मिलते हैं, ये हम देखते हैं। खनिज का नाम है कोयला और उनके उत्पादित मुख्य राज्य कौन से है, कहाँ से, कौन से राज्य से ये मिलता है। तो कोयला जो है वो झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात आदि राज्यों से हमें कोयला मिलता है। दूसरा है मैग्नीज, तो ये आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र से मिलता है। तीसरा है तांबा, यानी कि उसे कॉपर भी बोलते हैं, तो वो आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, सिक्किम और मेघालय, इन सब जगहों से ये तांबा मिलता है। चौथा है बॉक्साइट, तो ये हमें ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र और तेलंगाना। अभ्रक आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, राजस्थान, तेलंगाना में ये चीज़ें मिलती है। सीसा जो है वो राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, तेलंगाना। चूने का जो पत्थर है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। सोना जो है वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मिलता है। खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, ये जो है ये आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, असम, अंडमान और निकोबार, इन जगह से ये मिलता है। और थोरियम और यूरेनियम जो है वो राजस्थान और झारखंड से मिलता है। तो यहाँ पर ये जो खनिज है उनके प्राप्ति स्थानों के बारे में हमने जानकारी ली। अब खनिज की उपयोगिता क्या है उसके बारे में देखते हैं कि मैंगनीज का रासायनिक उद्योग, कीटनाशक दवाएं, शीशा, वर्निश तथा छपाई उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। तांबे का उपयोग बिजली के तार, स्फोटक पदार्थ, रंगीन शीशा, सिक्का और छपाई कार्य में होता है। उसके बाद है बॉक्साइट, तो ये जो बॉक्साइट का जो उपयोग है वो विद्युत के साधन, रंग, हवाई जहाज का निर्माण, केरोसिन शुद्धिकरण और सीमेंट बनाने में किया जाता है। अभ्रक का जो उपयोग है वो रेडियो, टेलीफोन, जहाज, ग्रामोफोन, ध्वनि शोषक पर्दा आदि के निर्माण में किया जाता है।
फ्लोरोस्पार का उपयोग धातु गलाने के उद्योग में, प्लास्टिक उद्योग में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, चीनी मिट्टी की वस्तु बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पर इन सब खनिजों की उपयोगिता के बारे में हमने देखा। अब देखते हैं जो तीसरा संसाधन है हमारा, वो है भूमि और जमीन संसाधन। वृक्ष के समूह को जंगल कहा जाता है कि ज़्यादातर जहाँ ज़्यादा वृक्ष होते हैं उन्हें हम जंगल कहते हैं। भूपृष्ठ और वातावरण की विशेषता के कारण भारत में विविध प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। भारत में 5000 प्रकार के वृक्ष हैं। वनस्पतियों की विविधता की दृष्टि से भारत का विश्व में 10वां स्थान है कि वनस्पतियों की विविधता की दृष्टि से भारत का पूरे विश्व में 10वां स्थान है। भारत प्राचीन समय से ही जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध है। हमारे आयुर्वेद में 2000 वृक्षों और पौधों का वर्णन है। जंगल हमारे देश की अमूल्य संपत्ति है। ईशान भारत में पहाड़ी राज्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नित्य हरे जंगल रहते हैं। यहाँ वृक्षों के पत्ते एक साथ नहीं झड़ते, इसीलिए ये जंगल 12 मास हरे रहते हैं। कि यहाँ पर क्या है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नित्य हरे जंगल ही रहते हैं और यहाँ वृक्षों के पत्ते एक साथ नहीं झड़ते हैं, इसीलिए ये जो जंगल है वो 12 मास हरे ही रहते हैं। यहाँ वृक्षों की ऊंचाई 30 से 35 मीटर होता है। यहाँ बांस, सागौन, साल, मेहगनी, शीशम आदि मुख्य वृक्ष है। विंध्य और सातपुड़ा के पर्वत, हिमालय के कुछ ढलान, पूर्व घाट और पश्चिम घाट की गिरी श्रृंखलाओं के ढलानों पर पतझड़ जंगल विकसित हुए हैं। यहाँ मुख्य वृक्षों में सागौन, साल, महुआ, बरगद, पीपल है और यहाँ के पत्ते पतझड़ ऋतु में झड़ जाते हैं। समुद्र किनारे जहाँ नदियों के डेल्टा प्रदेश है वहाँ भाटा के पानी भर जाते हैं। उन स्थानों पर भाटा के जंगल है। गंगा के डेल्टा में उगा जंगल सुंदरवन के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध है कि गंगा के डेल्टा में जो जंगल है उन्हें सुंदरवन के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर ताड़, केवड़ा, सुंदरी, चेर आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पर भारत के जंगल है उनका नक्शा दिया है कि यहाँ पर जहाँ पर ये हरा कलर है वहाँ पर ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इस नक्शे के आधार से हम कहाँ पर ज़्यादा जंगल है वो देख सकते हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर इसकी जानकारी दी है। हिमालय तथा पश्चिमी घाट के ऊंचे पर्वतीय इलाकों में शंकुद्रुम के जंगल उगे हैं। यहाँ पर देवदार, पाइन, स्प्रूस आदि वृक्ष घने प्रमाण में उगते हैं। नैऋत्य पंजाब, पश्चिम हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के दक्षिण एवं पश्चिम इलाकों में कंटीली वनस्पतियों के जंगल है। इसमें बेर, थुहर, खिचड़ा, बबूल आदि वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि जंगलों का महत्व क्या है। जंगल विविध उत्पादन देते हैं। जंगलों से देश को अनेकविध लाभ होता है। जंगल के कुछ मुख्य उत्पादन एवं कुछ गौण उत्पादन है। सुंदरवन में होने वाले सुंदरी वृक्षों से नाव या स्टीमर बनते हैं कि सुंदरवन में जो सुंदरी वृक्ष होते हैं उनकी लकड़ी से नाव या स्टीमर बनाते हैं। बांस से टोकरा, टोकरी, सूप, खिलौना, फर्नीचर आदि कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है। ताड़ और खजूर के पत्ते से झाड़ू और खेर के वृक्ष से कत्था बनाया जाता है। देवदार और चीड़ की लकड़ियों से कागज का मावा, दवाई तथा चाय की पेटियाँ, दिया सलाई, खेलकूद के साधन और कृत्रिम रेशा बनाने का उद्योग विकसित हुआ है। चीड़ के लाशे से टर्पंटाइन बनता है। लाख का उपयोग वार्निश, छपाई कार्य की स्याही, विद्युत के कुछ साधन और ग्रामोफोन बनाने में किया जाता है। इस तरह से जंगल में
जो वृक्ष है वो कितने ही तरीके से हम उपयोग में लेते हैं, उनसे कौन कौन सी चीज़ें बनती है और वो क्या उपयोग में होती है, उसके बारे में हमने देखा। अब हमें इन जंगलों का संवर्धन किस तरह से करना चाहिए कि जंगलों का संवर्धन, वन संरक्षण और संवर्धन के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। हमें जंगलों को बचाने के लिए, उसका संवर्धन करने के लिए ये सब बातें याद रखनी है। बेहिसाब होने वाले वृक्षों के छेदन पर अंकुश रखना चाहिए। वृक्षों को गैरकानूनी रूप से काटने वाले व्यक्ति को कड़ी सजा देनी चाहिए कि जंगल को बचाने के लिए हमें जो उसका छेदन हो रहा है, उन्हें काटा जाता है तो उस पर अंकुश रखना होगा। और गैरकानूनी रूप से काटने वाले व्यक्ति को क्या करनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। प्रति जमीन में वृक्षारोपण कार्य को बढ़ा देना चाहिए कि जो जमीन ऐसे ही पड़ी है उसमें वृक्षारोपण करना चाहिए। सौर ऊर्जा, बायोगैस, पवन ऊर्जा आदि तथा अन्य ऊर्जा स्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। इसके लिए नागरिकों को जागरूक करने एवं उसके लिए आवश्यक सहायता देनी चाहिए। जंगलों का वैज्ञानिक रूप से विकास करने के लिए अधिक मात्रा में जंगल संशोधन की संस्थाओं की स्थापना करनी चाहिए। वन संरक्षण के लिए इस प्रकार का वातावरण तैयार करना चाहिए कि प्रत्येक भारतवासी अपना फर्ज अदा करे। तो इस तरह से जंगल को बचाने के लिए हमें ऐसे कार्य करने चाहिए और उन्हें बचाने के लिए कड़क नियम भी बनाने चाहिए कि यहाँ पर हमें एक प्रोजेक्ट कार्य करना है कि अपने गांव के किन्हीं 10 वृक्षों की सूची तैयार करनी है और इन वृक्षों का दवाई तथा रोज़मर्रा के जीवन में क्या क्या उपयोग होता है उस पर हमें एक टिप्पणी तैयार करनी है। अब देखते हैं वन्य जीव संसाधन कि वन में जीव संसाधन है तो उन्हें हमें किस तरह से संभालना है। तो भारत का वन्य जीवन अनोखा और वैविध्यपूर्ण है। विश्व के विभिन्न जीव जंतु और अनेक प्रकार के प्राणियों की प्रजातियां भारत में है। भारत का वैविध्यपूर्ण वन्य जीवन प्रकृति को अनुपम सौंदर्य प्रदान करता है। कर्नाटक, केरल, असम में महाकाय हाथी दिखाई देते हैं। वह सबसे बड़ा सस्तन प्राणी है। जंगलों में लकड़ी हटाने, माल सामान को लाने तथा ले जाने में इनका उपयोग किया जाता है। एक सींगी गैंडा भारत का विशिष्ट प्राणी है। वे असम एवं पश्चिमी बंगाल के दलदल वाले क्षेत्रों में बसते हैं। कच्छ के छोटे मरुस्थलीय प्रदेश में घुड़खर यानी कि जंगली गधा जो होता है और महामरुस्थल के रेगिस्तानीय प्रदेश में ऊंट दिखाई देते हैं। भारत में सिंह तथा बाघ दोनों देखने को मिलते हैं। हिंसक प्राणियों में एशियाई सिंह गुजरात राज्य के गिर के जंगलों में बसते हैं। पश्चिम बंगाल का बाघ यानी कि उन्हें हम रॉयल टाइगर कहते हैं और विश्व भर के बाघ की 8 जातियों में से ये जो है वो एक है। बाघ मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और हिमालय विस्तार में पाए जाते हैं। हिमालय विस्तार में तिब्बतियन रीछ और गुजरात के डेडियापाला के जंगलों में रीछ दिखाई देते हैं। चीता, लकड़बग्गा, नीलगाय, तेंदुआ, कालियार, मृग इत्यादि प्राणी भारत में पाए जाते हैं। कि चीता, लकड़बग्गा, नीलगाय, तेंदुआ, कालियार, मृग ये जो प्राणी है वो भारत में पाए जाते हैं। भारत के जंगलों में लंगूर, गिबन, हुलॉक और माकड़ा आदि बंदरों की जातियां बसती है। भारत में पक्षियों की विविधता बेजोड़ है। बतख, बाज, तोता, काबर, कबूतर, मैना आदि जाति के जो पक्षी है वो बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध पक्षियों में राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर अत्यंत सुंदर है। अपने पंखों के कारण वह बहुत ही सुंदर लगता है। कच्छ के बड़े मरुस्थलीय में कादव कीचड़ का ढेर बनाकर सुरखा पक्षी अंडा देते हैं। राजस्थान में विश्व प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में 2.5 लाख से भी अधिक पक्षियों का निवास स्थान है। तो गुजरात में नल सरोवर देश विदेश से पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है।
1.5 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सारस और सर्वाधिक वजन वाले पक्षी घोराड बड़े आकर्षक होते हैं। कच्छ के विशाल रेगिस्तान में कादव कीचड़ का ढेर बनाकर सुरखा पक्षी अंडे रखते हैं। राजस्थान का विश्व प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में 2.5 लाख से भी अधिक पक्षियों का यह निवास स्थान बना है। गुजरात में नल सरोवर देश विदेश के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है। भारत के पूर्व पश्चिम सागर के किनारों में मैकरल, झींगा, बुमला, पोम्फ्रेट, हेरिंग, सामन, शार्क, डॉल्फिन इत्यादि असंख्य मछलियाँ पाई जाती है। यहाँ पर हमने वन्यजीव के बारे में वन्यजीव संसाधन के बारे में देखा। यहाँ पर ये जो नक्शा है वो भारत के अभयारण्य कहाँ कहाँ पर अभयारण्य आए गए हैं, तो इन सब जगहों पर अभयारण्य आए गए हैं जहाँ पर ये चित्र दिखाए गए हैं, तो उसका हमें इस नक्शे के आधार से अभ्यास करना है। यहाँ पर अभयारण्य के बारे में देखेंगे कि भारत में 490 अभयारण्य और 89 राष्ट्रीय उद्यान आए हुए हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान और प्राणी और कौन सा प्रदेश है उसके बारे में बताया है। काजीरंगा और वो आया है असम में, उसमें गेंडा, जंगली भैंस, हिरण देखने को मिलते हैं। थार का मरुस्थल जो है वो राजस्थान में है, तो वहाँ पर मरुस्थल की बिल्ली यहाँ पर देखने को मिलेगी। कान्हा उद्यान है वो मध्य प्रदेश में आया है, वहाँ पर बाघ और सांबर देखने को मिलते हैं। गिर राष्ट्रीय अभयारण्य वो गुजरात में आया है, उसमें सिंह और चीता देखने को मिलेंगे। वेणावदर राष्ट्रीय अभयारण्य वो भी गुजरात में आया है, उसमें कालियार और खड़मोर देखने को मिलेंगे। केवलादेव उसमें वो राजस्थान में आया है और इसमें विविध पक्षी हमें देखने को मिलेंगे। फिर है बांदीपुर, तो वो कर्नाटक में आया है, वहाँ पर हाथी, रींछ, सुअर, जंगली बिल्ली पाए जाते हैं। दची गांव जम्मू और कश्मीर में आया हुआ है, तो वहाँ पर कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। और जिमकार बेट वह उत्तरांचल में आया है, वहाँ पर बाघ, हाथी, चीता, हिरण आदि प्राणी हमें देखने को मिलेंगे। आगे हम देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण और विवेकपूर्वक उपयोग हमें करना है, तो उसका किस तरह से उपयोग करना है वो देखते हैं। पानी एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन है। मनुष्य के पीने योग्य पानी पृथ्वी की सतह पर 2% से भी कम है। अधिकतर उद्योग प्रदूषित पानी और जहरीले ठोस कचरे को छोड़ने के कारण भूगर्भ के पानी में अत्यधिक प्रदूषण हुआ है, जिससे जीव सृष्टि और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा पैदा हुआ है। उद्योगों के प्रदूषित पानी का वैकल्पिक उपयोग करना चाहिए। विद्यालय, महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में वन विकास को प्रधानता देनी चाहिए। आग के कारण जंगलों का विनाश न हो, इसके लिए सावधानी रखनी चाहिए। खनिज प्रकृति का उपहार है, उसका विवेकपूर्वक उपयोग होना चाहिए। खनिज संरक्षण का विकल्प ढूंढना चाहिए। खनिज पदार्थों का घूम फिर कर अनेक बार उपयोग किया जा सके, ऐसी प्रक्रिया को बढ़ावा देना चाहिए। जंगलों के विनाश के कारण वन्य प्राणियों का जीवन संकट में है। कुछ प्रजातियां कुछ विस्तारों में लुप्त हो गई है। पशु पक्षियों के मांस, पंख, हड्डियां, सींग, दांत, त्वचा इत्यादि को प्राप्त करने के लिए उनका शिकार किया जाता है। इसके लिए वन्य प्राणी एवं पक्षियों के होने वाले गैरकानूनी व्यापार पर नियंत्रण रखना चाहिए। देश के नागरिकों को पर्यावरण, वन्य भूमि तथा वन्य जीवों के महत्व के विषय में जानकारी देनी चाहिए। अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान का अधिक विकास करना चाहिए। इसके साथ ही प्राकृतिक शिक्षण शिविर द्वारा नागरिकों में वन्य जीव के बारे में सजगता लाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इस तरह से हमें अपने जो संसाधन है, वन्य जीव जंतु जो है,
प्राकृतिक संसाधन है तो हमें उनका विवेकपूर्वक उपयोग करना चाहिए और इसका संसाधन कैसे करना है, इसको खराब होने से कैसे बचाना है। तो इस तरह से हमने देखा कि उन्हें बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमें भी वन्य जीव और प्राकृतिक संसाधन को विवेकपूर्वक उपयोग करना चाहिए और ये जो वन्य जीव है उन्हें बचाने के लिए भी अपना जो सहयोग है वो देना है और उन्हें बचाना है। तब जाके हमारा जो ये प्राकृतिक जो संसाधन है वो बचेगा और विवेकपूर्वक उपयोग से हम उसको अच्छे से उपयोग में ले सकेंगे। तो यहाँ पर ये पाठ पूरा होता है। इसके साथ ही आप लोगों को ये जो स्वाध्याय दिया है उसमें जो प्रश्न दिए हैं उसके उत्तर लिखने हैं।